तो हमने कल तक काफी कुछ कवर अप कर लिया है। ये कुछ डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? याद हो गया व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। फार्मूला आपको याद ही होगा। अगली बात चलो, व्हाट इज पॉइसन रेशियो? के अगली बात क्या आई थी अपने पास? पॉइसन रेशियो। सिंधु बता, पॉइसन रेशियो क्या चीज था? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद इनके बीच में कुछ रिलेशंस बताई थी। कोई एक आधा फार्मूला याद हुआ? अभी नहीं हुआ। y इज इक्वल टू 3 के बाहर आपने क्या बोला? y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। देखते हैं कोई इनमें से एक आधा फार्मूला निकलता है कि नहीं निकलता। y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। ले भाई, एक तो याद हो गया। ठीक है, एक याद हो गया। तो चलो धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। इस पे भी हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक, ठीक है, जो हमने कर लिया हुआ है वो कर लिया हुआ है। अब यहां से बेटा आज का टॉपिक क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिलेगी नहीं बुक में नॉर्मली, तो इसको नोट कर लेना। टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर, मतलब एक कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अभी मत बनाना, मैं वैसे समझा दूं। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको किसी चीज पे हैंग किया हुआ है मान लो, और इसको ना इस एक्सिस के अलोंग में क्या देता हूं? ट्विस्ट देता हूं, ट्विस्ट। जैसे वायर नहीं होती, वायर भी तो सिलेंड्रिकल ही है। उसको नीचे से मैंने खींचा नहीं, उस पर वेट बांध के थोड़ा उसको क्या दे दी? ट्विस्ट दे दी। तो उसमें बल पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? अब उस चीज से रिलेटेड ना क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये डायग्राम बनाओगे ध्यान से। ये डायग्राम में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, पहले समझ लो इसको। ये ऊपर से इस जगह से क्या किया हुआ है मान लो बेटा, फिक्स कर रखा है इसको। एक एंड से क्या है, ये फिक्स है। अब इसको अगर रोटेट किया जाए तो इसमें मैंने कितनी रोटेशन दी? थीटा रोटेशन दी है। थीटा क्या दी मैंने इसमें? रोटेशन दी। ठीक है, जिसके कारण इसका ऊपर वाला एंड तो फिक्स है, एक एंड फिक्स है। नीचे वाला एंड मूव कर, मतलब इसमें शेयर स्ट्रेन आ गई। क्या आ गई इसमें? शेयर स्ट्रेन आ गई। जैसे हम करते नहीं होते शेयर स्ट्रेन पढ़ाते वक्त। ये बॉक्स है, उसके नीचे वाले एंड को ऐसे करके मैंने खिसकाया, तो ये क्या आ गई इसकी? शेयर स्ट्रेन। नीचे वाला फिक्स है, आगे वाला एक पॉइंट यहां से मूव करके गए, तो उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहाँ उल्टा है, यहाँ ऊपर वाला क्या हो गया? फिक्स है, और नीचे वाला हिस्सा जो मूव करके आगे चल गया, तो फाई क्या होगी? शेयर स्ट्रेन होगी। डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बना लो, डायग्राम बना लो। और इसमें कौन सी चीज क्या है वो आपको बता दी मैंने। तो इसमें एक थीटा का कंसेप्ट आएगा, एक किसका कंसेप्ट आएगा? फाई का कंसेप्ट आएगा। लाइन टू लाइन सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ अपर एंड ऑफ द सिलेंडर इज क्लैम्प्ड एंड ए टॉर्क इज अप्लाइड एट द लोअर एंड, नीचे वाले एंड पे क्या लगा दी? टॉर्क लगा दी। इट गेट ट्विस्टेड बाय एन एंगल थीटा, साइमल्टेनियस shearing strain phi is produced in the cylinder। थीटा क्या है यहां पर बेटा? ये हो गया एंगल ऑफ, इस पे बड़ा क्वेश्चन आना है हमें, ट्विस्ट। और फाई क्या है यहां पर बेटा जी? shear। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड फाई इज द shear strain। डायग्राम बन गया, ध्यान से बनाना। नीचे थीटा है जो ट्विस्ट दी है, और जो उसमें स्ट्रेन आई है वो कितनी आ गई है? फाई आ गया, विच इज द shear strain। डन। अब इसके बारे में लिख लेना यहां पर शॉर्ट में, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने वहां लिख ही दिया। थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। और फाई क्या है आपकी? शेयर स्ट्रेन। इधर वाला डायग्राम बन गया। अब मैं इधर आ रहा हूं, ठीक है, दिखेगा नहीं आपको। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है बेटा, डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होगी पहले बताऊं, क्योंकि एक तो हो गया ना बना लिया ऐसी, एक हो गया अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, नीचे से आपने जब इसको घुमाया तो कितने एंगल से घुमाया? वो थीटा है। और उसके कारण उसका एक एंड दूसरे एंड पे जो चले गया, साइड वाइज ये जो आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? शेयर स्ट्रेन बोल रहे हैं। ओके, अब पहला पॉइंट ये है
कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ऑफ द सिलेंडर, दैट इज थीटा। डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मतलब ये फिक्स्ड एंड है और डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड क्या हो गया आपका, सिलेंडर का रेडियस हो गया बेसिकली। ठीक है जी। तो द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ऑफ द सिलेंडर एट फिक्स्ड एंड थीटा कितना है, 0 है, एंड एट फ्री एंड थीटा कितना है, मैक्सिमम। देखो जो फिक्स्ड एंड है ये, यहां पे थीटा कितना है, 0, ऊपर नहीं ट्विस्ट हुई है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है वो ट्विस्ट किया ना, वहां पे थीटा क्या है आपका, मैक्सिमम है। ठीक है जी। तो एक ये पॉइंट है कि जो फिक्स्ड एंड है वहां पे थीटा कितना होता है, 0, और जो जहां से तुम रोटेट कर रहे हो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ऊपर नहीं घूमना, जब ऊपर से फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा नहीं घूम रहा, नीचे वाला घूम रहा है। ट्विस्टिंग कहां हो रही है, नीचे हो रही है। ओके, लिखना दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग दूसरी बात। अंडरस्टैंड हुआ पॉइंट के, नहीं ऊपर नहीं घूमेगा। अगली बात, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। वो जो मैंने रेडियस वाला लिखा था ना, वो शियर के लिए था। खैर, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर एट द एक्सिस। बिल्कुल एक्सिस पर, अगर इस जगह पर हो, एक्सिस के ऊपर, यहां पे शियर एंगल कितना है, 0 है, और एक्सिस से दूर सिलेंडर की एज पर शियर एंगल कितना है, फाई है। समझो बात को, ये सिलेंडर है, पहले किसकी बात कर रही थी, थीटा की। थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस जगह पे ट्विस्ट कितनी है, 0, इस जगह पे कितनी है, मैक्सिमम। दूसरी बात किसकी चल रही है, शियर की। शियर के लिए ये सिलेंड्रिकल है, जो सेंटर है, सेंटर, वहां पे शियर कितनी है, 0, और एज पे शियर कितनी है, मैक्सिमम है। वो आर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो थीटा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एल पे डिपेंड कर रहा था। समझ गए, ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं। तो एक थीटा है बेटा, एक क्या है, फाई। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। व्हाट इज फाई, एंगल ऑफ शियर। आउटर मोस्ट शेल पे, मतलब आउटर मोस्ट एज पे शियर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सिस पे शियर क्या होगी, मिनिमम। ठीक है जी, नोट भी करना है, अंडरस्टैंड भी चीजों को करना है। आगे बढ़े, कर लो, नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन, डन है। हाँ, पीडीएफ भी सेंड कर दो। अगली बात, ये रिलेशन है इनके बीच कि थीटा और फाई दो चीजें आएंगी, उनके बीच में ये रिलेशन याद कर लो। कैसे आई वो भी दिखा ही हुआ है, लेकिन पहले याद करो, फाई किसके इक्वल है, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल के। ठीक है ना, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल। कैसे आया बता देते हैं, नोट कर लो। हो गया जी, ए बी इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू फाई एल। फाई किसके इक्वल हो गया, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल आ गया। ओके, डायग्राम चेक करो। आपका ये जो ए बी पॉइंट है, तो थीटा इक्वल टू बेटा लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस सुना हुआ है। अगर इस ए बी चीज को देखते हो तो ये थीटा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यहां पर किसके इक्वल है, ए बी के। और रेडियस का रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा है, आर प्ले कर रहा है। बोलो समझ गए। ठीक है, और अगर फाई की बात कर रहे हो, ये फाई जो है, तो फाई में भी क्या लगेगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेकिन यहां पर रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है, एल प्ले कर रहा है। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, आर थीटा के। ए बी किसके इक्वल हो गया, एल फाई के। नहीं समझे कि समझ गए, हाइपोटेन्यूज होगी इसमें, हाइपोटेन्यूज नहीं, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, ये फार्मूला लगा। ये वाला एंगल कितना है, फाई है। लेंथ ऑफ आर्क की जगह ए बी है। रेडियस का रोल किसने प्ले किया, एल ने प्ले किया। दोनों में हाइपो पाइथागोरस नहीं लगी, हाइपोटेन्यूज नहीं है यहाँ पर। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस वाला फार्मूला लगा, वो जो सेक्टर फार्मूला वाला यूज करते होते हो 10th क्लास में। समझ गए। तो इस ट्रायंगल में भी वही लगा, पहले ये वाला ट्रायंगल उठाया,
ये तो ए बी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा का जगह फाइव यूज किया, लेंथ ऑफ आर्क की जगह ए बी यूज किया, रेडियस की जगह ये आ जाएगा एल। नहीं समझे कि समझिए? ठीक है जी। और जब ये वाले में लिया, यहां पे भी थीटा, यहां पे थीटा की जगह थीटा आ गया, लेंथ ऑफ आर्क की जगह ए बी आ गया, और रेडियस की जगह ये चीज आ गई आर आ गई। नहीं समझे कि समझ गया? ठीक है जी, क्लियर है? ये कंसेप्ट लगाया उसने। तो ए बी इज इक्वल टू आर थीटा, ए बी इज इक्वल टू एल फाइव, ए बी इज इक्वल टू आर थीटा, ए बी किसके इक्वल? एल फाइव। दोनों को आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। फाइव किसके इक्वल आ गया? आर थीटा डिवाइडेड बाय एल के इक्वल आ गया। डायरेक्ट यूज होगा, खैर ये आगे से डायरेक्ट यूज होगा। बोलो जी, क्या कहते हो? किया जा सकता है। अब ये फार्मूला मिलना नहीं है ना तुम्हें बुक में नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन इस पे आते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है, फाइव इज इक्वल टू आर थीटा बाय एल, याद रखोगे। आगे बढ़ जाएं। ओके, आगे बढ़ गए जी। अगली बार लिखो, जो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट है, जब आप घुमाते हैं, जब किसी स्प्रिंग को खींचते हो, तो क्या फार्मूला लगता है? एफ इक्वल टू के एक्स। एफ क्या होता है? फोर्स। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। के क्या होता है? उसका फोर्स कांस्टेंट। समझ गए? अब जब घुमाओगे तो फोर्स की जगह क्या लेगा? टॉर्क। घुमाने के लिए फोर्स का रोल किसने प्ले करना है? टॉर्क ने। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? कांस्टेंट आएगा, लेकिन उसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट इजी रखूं तो टॉर्क कांस्टेंट, जैसे यहां पे के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। यहां पे टॉर्क के क्या हो जाएगा? टॉर्क कांस्टेंट। लेकिन टॉर्क कांस्टेंट वर्ड नहीं है, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? यहां पे क्या हो गया? थीटा आ जाएगा, जितना ट्विस्ट दिया। बोलो समझ चुके हो कि नहीं? अब वहीं से कंसेप्ट आया है कि ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल रिजिडिटी और टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। ये फार्मूला है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट, यानी कि एक तरह का टॉर्शनल कांस्टेंट ही हो गया ये। इसकी वैल्यू कितनी होगी? पाई ईटा आर रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 एल। कहां से आया वो मत पूछना, डायरेक्ट बता रहे। पाई ईटा आर रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। ईटा क्या है बेटा? इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आर इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का क्या है? रेडियस है। एल उसकी क्या है? लेंथ है। ये टॉर्क नहीं है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इट्स नॉट टॉर्क, इट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये के का रोल प्ले कर रहा है। टॉर्शनल कांस्टेंट ही हो गया एक तरह का। ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल रिजिडिटी और टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट इज इक्वल टू पाई ईटा आर रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 एल। बोलो ठीक है? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कि ठीक लग रहा है? ठीक ही है। मुश्किल तो आनी थी बेटा, शुरू में बेसिक कंसेप्ट जब चलेंगे तो ठीक है, यंग्स मॉडल ये तो चल रही थी। अब बीच बीच में फिर मुझे बेटा काम की चीजें भी तो बतानी है ना, जहां पे फर्क पड़ेगा। यहां से इन चीजों से रैंक में फर्क पड़ता है। नॉर्मल जो है वो तो सारा ने कर ही लेना है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा ना। ये भी नोट कर लिया साथ में, ये जो टॉर्शनल कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का स्क्वायर होगा बेटा तभी इसके अंदर यहाँ पे आर की पावर क्या आई है? 4 आई है। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसलिए यहाँ पे आर की पावर क्या आ गई है? 4। क्या? नहीं नहीं, ये तो बेटा टॉर्शनल कांस्टेंट हो गया ना। दिस इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट ट्विस्ट। एफ इक्वल टू के एक्स क्या है? जल्दी बता, फार्मूला है कि नहीं? के क्या है? एफ बाई एक्स है। व्हाट इज के? इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसी अगर मैं इससे के बनाऊं तो ये क्या है? टॉर्क डिवाइडेड बाय टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब 1 रेडियन घुमाने के लिए कितना चलेगा। अब इसको यहां पे इसने क्या लिख रखा है? सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ चलिए। ओके, अगर ये हो जाता है बेटा, तो अब हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। ये जो अभी आपको सिलेंड्रिकल वाला लिखवाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना स्टार टूल लगा के रखना। मतलब कुछ खास चीजें आपको कल से लेके अब तक जो भी चल रहा है बेटा स्पेशल पॉइंट्स ही है, नॉर्मल किताबों में या नॉर्मल वाले पॉइंट्स नहीं है। दीज आर द स्पेशल पॉइंट। ओके, अगली बात स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये फिर से नॉर्मल कैटेगरी का टॉपिक है, लेकिन हमें तो सब करने हैं ना बेटा, बेसिक भी करना है, नॉर्मल भी करना है, नॉर्मल से आगे के भी करना है। तो एक आता है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये इस चैप्टर का
या यंग्स मॉडुलस वाले को टॉपिक का या इलास्टिसिटी का, मतलब वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, उसने एक वायर ली, ठीक है, वायर के नीचे एक हैंगर लगा दिया और उसमें डिफरेंट टाइप के ना वेट्स क्या किए जा सकते हैं, फिट किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर आप लैब वैब में जाते हो तो वहां एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो एक ऐसे करके लगाकर वायर, उसमें हैंगर लगा दिया, उसमें डिफरेंट टाइप के वेट्स क्या करते जाएंगे, हैंग करते जाएंगे। वेट हैंग करने से क्या होगा, नीचे वाला वेट बढ़ेगा, यानी बेसिकली फोर्स बढ़ेगा ना बेटा, और फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़ रखा है ना तुमने। तो अगला स्ट्रेस बढ़ाया जाएगा और चेक करेगा कि स्ट्रेन में क्या फर्क पड़ रहा है। बोलो समझ गए कि नहीं। ओम्स लॉ में बंदे ने क्या किया, वोल्टेज चेंज करता गया, करंट में क्या चेंज आ रहा है नोट करता गया, और वी वर्सेस आई क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन आ गया। ऐसी ही एक वायर ली, उसकी स्ट्रेस बढ़ाई और उसमें स्ट्रेन भी बढ़ती गई, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन ज्यादा होगी तो स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस भी ज्यादा होगी, स्ट्रेन भी। बोलो समझ गए ना, एक्सपेरिमेंटल वाला पॉइंट समझ रहे हो। और वो नोट करता गया, स्ट्रेस इतनी थी स्ट्रेन इतनी होगी, स्ट्रेस इतनी थी स्ट्रेन इतनी होगी, और उसके बाद उसने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या बनाया, ग्राफ। ठीक है, उससे उसको वायर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगा कि ये जो वायर्स वगैरह होती हैं जिनका इलास्टिक बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसे बिहेव करती हैं। उसने एक वायर नहीं, दो वायर नहीं, कईयों के लिए ग्राफ बनाया, तो लगभग ग्राफ एक ही टाइप का आया। बोलो कंसेप्ट समझ गए। एक वायर ली गई, उसके नीचे वेट हैंग किया गया, और वेट इंक्रीज करने का उसके पास क्या था, कोई तरीका था। जैसे उसके पास ऐसे बहुत सारे क्या थे, वेट से उसने पहले एक लगाया, वेट बढ़ गया, ट्रेन नोट कर ली, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे कर कर वो नोट करता गया। बोलो पॉइंट समझ गए। और क्या बना लिया उसने, एक ग्राफ बना लिया, जिसको कॉमनली इस चैप्टर में, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में क्या बोला जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला। राइट है। अब हम कैसे कैसे वो आया उस पे नहीं जाएंगे, हमने अपना समय भी बचाना है, तो हम आपको डायरेक्ट ये ग्राफ शो कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाने की बजाय डायरेक्ट ये ग्राफ शो कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर दूंगा कि भी कैसे कैसे ये आया, मतलब क्यों ये आया। ठीक है, अपने पास एक वायर थी, वो इसके नीचे वो हैंगर लगा रखा था, जिसमें उसने वेट हैंग करते जाना है। अब पहले बेटा वेट कम था, वेट बढ़ाता गया, स्ट्रेस बढ़ती गई। अब स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, आप धीरे धीरे मेरी बातें सुनते सुनते ग्राफ बनाते जाना, एक ही बार में बनाने की जरूरत नहीं है, वो इतना टाइम मिल जाएगा कि बातें सुनते सुनते ग्राफ आपका बन जाएगा। जैसे इतनी देर में आप क्या कर लो, एक तरफ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाकर एक तरफ स्ट्रेन लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो, स्ट्रेस लिख लो। ग्राफ मत बनाना, ग्राफ मैं धीरे धीरे बनवाऊं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर बी तक, ये मैं अलग अलग करके पॉइंट वाइज समझाते हुए बनवाऊंगा। आप अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रख लो, एक तरफ स्ट्रेन है, दूसरी तरफ क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, पॉइंट्स में अपने आप एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, तो ये वाला जो मैं रफ बना रहा हूं वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप उधर से देख के बना लेना, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये पॉइंट ओ है, इधर क्या है बेटा, स्ट्रेन, इस तरफ क्या है, स्ट्रेस। स्टैंडर्ड ग्राफ वही है तो स्टैंडर्ड वाले बनाना है। शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे जैसे वेट बढ़ाता गया, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, वायर का वेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, स्ट्रेन बढ़ती गई। तो शुरू शुरू में बहुत बढ़िया हुक स्लो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेस के कारण लेंथ में चेंज आया जा रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। तो शुरू शुरू में बहुत बढ़िया हुक स्लो फॉलो होता रहा। तो ओ से लेकर, ये ओ है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक ग्राफ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। आप ओ से लेकर ए तक बना लो उस ग्राफ को देख। ठीक है, ओ से लेकर ए तक क्या आ गया बेटा, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इस ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट क्या हो गया आपका, देखो ए पॉइंट को क्या बोल रखा है,
प्रोपोर्शनल लिमिट की जो प्रोपोर्शनलिटी है बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो रही थी, फॉलो, समझ गए। अब उसने क्या किया, वेट, वो जो वेट हैंग कर रहा है और लगा दिया। जब वेट इतना हो चुका था कि स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो गई तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई। स्ट्रेस कम बढ़ाई है लेकिन स्ट्रेन कुछ जरूरत से ज्यादा ही होने लग गई। स्ट्रेस वाली साइड में कम गए लेकिन स्ट्रेन वाली साइड पे ग्राफ ज्यादा चलने लग गया कि नहीं चलने लग गया, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन वो ग्राफ स्ट्रेन वाली साइड पे ज्यादा मूव कर गया। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं। मतलब जो वायर की स्ट्रेंथ है ना बेटा, स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, उसकी इलास्टिसिटी में क्या आई है, कमी आ गई है कि एक पर्टिकुलर वेट तक तो वायर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे जो उसमें इलास्टिसिटी थी वो हुक्स लॉ फॉलो करवा रही थी बिल्कुल। जितनी की स्ट्रेस बढ़ती है उतनी की स्ट्रेन बढ़ रही है, जितनी की स्ट्रेस बढ़ती है उतनी की स्ट्रेन बढ़ रही है। लेकिन भाई हर एक की एक लिमिट होती है ना। इस लिमिट के बाद जब स्ट्रेस बढ़ाई गई और तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ने लग गई, स्ट्रेस और बढ़ाएगी और ज्यादा बढ़ने लग गई। मतलब अब ये ग्राफ स्ट्रेन वाली साइड पे ज्यादा चलने लग गया। मतलब कुछ चेंजेस आए हैं, इलास्टिसिटी अब उतनी नहीं रही या उतनी फील नहीं हो रही। बोलो समझ रहे हो कि नहीं। तो ए क्या था आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का लेवल इस लेवल से कम रखोगे तो प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होगी। लेकिन अगर स्ट्रेस इससे ज्यादा बढ़ा दो तो स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही होने लग गई है। बोलो डन। लेकिन अभी भी वायर ठीक है, अभी भी वायर क्या है, ठीक है। एक इसके बाद और पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। इसके बाद एक और पॉइंट आया जिसको क्या बोला गया, इलास्टिक लिमिट बोला गया। ठीक है, कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी, समझ गए जी। तो एक आ गई इलास्टिक लिमिट। ये जो ए के बाद यहां पे यील्ड पॉइंट लिखा हुआ ना, पहले क्या आएगा आपका, इलास्टिक लिमिट आएगा। इस ए को तो क्या लिख लिया तुमने, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, बी को क्या लिखना है तुमने, इलास्टिक लिमिट लिखना है। ये यील्ड पॉइंट आगे जाके आना था, सी के बाद ये यील्ड पॉइंट आएगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, इलास्टिक लिमिट आ गई। ठीक है जी। मतलब ये जो बी है इसके बाद ये सी जो पॉइंट है ना बेटा, सी, ध्यान से सुनना, सी पॉइंट अगर क्रॉस कर दिया, सी है तुम्हारा इलास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सी वो पॉइंट है कि अगर इसको क्रॉस करवा दिया, समझना ध्यान से, सी को क्रॉस करवा दिया तो जो इसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी। कैसी स्ट्रेन आ जाएगी, परमानेंट स्ट्रेन। मतलब ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनल था, ए से लेके सी तक प्रोपोर्शनल नहीं था। लेकिन अगर तुमने स्ट्रेस कम कर दी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जीरो स्ट्रेस पर, जीरो स्ट्रेन। लेकिन अगर सी क्रॉस करवा दिया तो वो, अब स्ट्रेस जीरो भी कर दोगे, वो अपनी ओरिजिनल जगह पे कभी भी नहीं आ पाएगा। इतनी स्ट्रेन तो उस वायर में जिंदगी भर के लिए रह जाएगी। बोलो पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं। इतनी स्ट्रेन तो उसमें रह ही जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एक आएगा, यहां पे ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन और बढ़ा दोगे तो एक आएगा यील्ड पॉइंट। ये है तुम्हारा यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है कि टूटने से पहले वायर एकदम खिंच जाती है। टूटने से पहले वायर एकदम क्या हो जाएगी, लंबी सी खिंच जाती है। तो जहां पे वो खिंचना शुरू कर गई वो यील्ड पॉइंट है, और उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो टूट ही जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे। बोलो समझ गए कि नहीं। दैट विल बी टर्म्ड एज इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल तक हुक्स लॉ फॉलो होता रहेगा। प्रोपोर्शनल के बाद क्या आ जाएगी, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दोगे तो परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी, वो कभी भी अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं जा पाएगा। और फोर्स लगा, वेट बढ़ाते रहोगे तो क्या आ जाएगा, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे वो एकदम पतली सी हो जाएगी। और अगर और लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट ही जाएगी, ब्रेक ही हो जाएगी। बोलो समझ रहे हो सारी कहानी को।
ठीक है जी। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप के बेटा जो मटेरियल्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं। ये जो ग्राफ बना है ना, ये बना है किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये ग्राफ किसके लिए बना है बेटा, किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए। कौन सा मटेरियल, डक्टाइल, समझते हो डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ये सारे पॉइंट है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यील्ड पॉइंट, फिर फ्रैक्चर पॉइंट, डक्टाइल में आता है। मेटल की वायर बनी हुई है, पहले खींचोगे वो प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो करेगी, फिर उसके बाद उसकी इलास्टिक लिमिट आएगी, फिर उसके बाद उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन लगा के और फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाओगे तो फिर यील्ड पॉइंट आ जाएगा, फिर एकदम पतली सी हो जाएगी और उसके बाद फिर टूट जाएगी। ठीक है। अगर ये मेटल ना होता, कोई और मटेरियल होता, मान लो कोई प्लास्टिक का पेन नहीं होता, मान लो प्लास्टिक का पेन है, दिखाना कौन सा पेन है तेरे पास, तोड़ दूं, ये टूट जाएगा, ये वाला टूटेगा आसानी से, ये वाला पेन है मान लो। अब तुम बताओ, गुरशरण को टेंशन हो रही है, हाय मेरा पेन, कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, फोर्स लगाते जाऊं लगाते जाऊं लगाते जाऊं, अगर मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी तो ये टक करके टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। इसमें यील्ड पॉइंट वील्ड पॉइंट कुछ नहीं आना, इसमें सीधा क्या आना है, ब्रेकिंग पॉइंट। समझ गए कि नहीं। इसको जब मैं प्रेस करूंगा, ज्यादा फोर्स लगाया तो जब तक इलास्टिक, इसको टेंशन हो रही है जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होती तब तक तो ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस की, इसमें वो सारे बी सी डी पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, एकदम ही टूट जाए। ब्रिटल मटेरियल, जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं उनमें सारे ग्राफ बनेंगे, सारे पॉइंट आसानी से शो होंगे। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको कौन से मटेरियल कहते हैं बेटा, ब्रिटल कहते हैं। उनका ग्राफ बनाओगे तो उसमें इतना लंबा नहीं आना, ए आएगा बी आएगा, सीधा ब्रेकिंग पॉइंट आना है, यील्ड पॉइंट वगैरह नहीं आना। बोलो पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो ग्राफ है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए, जब भी सारी बातें एक्सप्लेन करनी है तो डक्टाइल का ही बनाना पड़ता है। आगे बढ़े, ये दे रखी है कि जो परमानेंट स्ट्रेन आती है ना वो 1-2% ही होती है। जैसे वायर अगर 100 सेंटीमीटर की है तो तुमने उसका जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी, वहां से वापस आ गए फिर भी तो, लेकिन थोड़ी बहुत तो रह ही जाएगी। अब परमानेंट स्ट्रेन जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वो 1-2% है। जैसे 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर वायर में परमानेंट स्ट्रेन जो आएगी 1 सेंटीमीटर तक की आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेट। मतलब परमानेंट स्ट्रेन का मतलब ये नहीं है ना, हाँ कितना चेंज रह ही जाएगा, ये नहीं है उसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर की वायर है तो 10 सेंटीमीटर ही परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर की वायर है तो 0.1 सेंटीमीटर के करीब उसमें क्या आएगी, परमानेंट स्ट्रेन आएगी। राइट है क्या बेटा, नहीं ये 30% पे जाके यील्ड आ जाएगा। जब वो 30% खींच चुकी होगी, अब 100 सेंटीमीटर की वायर है, 30 सेंटीमीटर अगर खींचता तो मतलब टूटने वाली है। अगर वो 30 सेंटीमीटर के करीब होगी तो मतलब वो टूटने ही वाली है, इतना खींच दिया तो। ठीक है जी। तो अगली बात बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोबारा अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाना हो तो वही बनेगा जो पिछला ग्राफ, सारे आएंगे उसमें। समझ गए। अगर मुझे किसके लिए बनाना हो, ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो ब्रिटल मटेरियल में एक तरफ क्या है स्ट्रेन, दूसरी तरफ क्या है स्ट्रेस। तो अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ये भी चलो आ गया, ये भी आ गया, ये ए है, यहां बी आ जाएगा, बस यहीं पे सी सू कुछ नहीं आना, सीधा क्या आना है, ब्रेकिंग पॉइंट आना। समझ गए, सीधे ही क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। ओके। अगर एक और टाइप के मटेरियल होते हैं मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है सुने, मेलिएबल मेटल्स आर मेलिएबल आल्सो विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। याद करो छोटी क्लास में 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं ना, डक्टाइल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेलिएबल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, मतलब उसको पीट पीट कर उसको स्प्रेड कर कर शीट्स बनाई जा सकती है मेटल, टूटेगा नहीं, बस वो फैलता चला जाएगा। राइट। तो मेलिएबल का बेटा ग्राफ ऐसा बनाता है, उल्टा बनाते हैं, एक तरफ स्ट्रेन एक तरफ स्ट्रेस, वही ग्राफ है लेकिन बस इसको उल्टी साइड पे शो करते हैं। ठीक है जी। उल्टी ग्राफ इसलिए
क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेन है ना बेटा इसकी, लेंथ बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, कम हो रही। लेंथ बढ़ने की बजाय मैलिएबल है ना, उसको ऊपर से प्रेस करते जा रहे हो ना, पीटते जा रहे हो, तो वो फैल नहीं रहा, मतलब लेंथ बढ़ नहीं रही उसकी, क्या हो रही है बल्कि कम हो रही है, इसलिए इसको नेगेटिव सेंस में, किताबों में ऐसे ही मिलेगा, नेगेटिव में शो करते हैं। बस इसकी शेप बनानी है, प्रॉपर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ उसी टाइप का जिस टाइप का डक्टाइल का हमने शो किया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। सही है जी, आगे बढ़ चलें, हो जाएगा। तो ये 3 तरह के ग्राफ हैं, ये वही है जो हमने अभी पीछे बनाया था, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। डन है, आगे बढ़े। लास्ट में वही बेटा कि वो यील्ड पॉइंट शो कर दिया, मतलब इकट्ठी शो कर दिया ना, कि ऐसे करके ये यील्ड पॉइंट आ गया, यील्ड में ज्यादा ही फैलने लग जाएगा, वो चीजें शो कर दी। बस इसको इतना ही शो करना है, इसमें सारे पॉइंट नहीं शो करने हैं। ठीक है, मतलब आइडिया होना चाहिए ना, कल को पेपर में आएगी ये ग्राफ किसका है, तो आप एटलीस्ट बता सको कि किसका ग्राफ है, मैलिएबल का ग्राफ है। ओके, अब आते हैं किस पे, इलास्टोमर्स। जब मैंने इलास्टिसिटी शुरू कराया, या हर बार जब शुरू कराता हूं, सबसे पहले पूछता हूं कि स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन है। तो बच्चे पहले क्या जवाब देते हैं, रबर, क्योंकि माइंड में क्या फिट हुआ होता है सबके कि रबर जो है वो खिंच जाती है, इसलिए वही ज्यादा क्या है, इलास्टिक है। तो पहले दिन माइंड से ये निकालना होता है कि रबर इलास्टिक नहीं है, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा दबता ही नहीं है, वही है इलास्टिक मटेरियल। अब अगली बात है कि रबर कम इलास्टिक छोड़ो, वो इलास्टिक मटेरियल्स की कैटेगरी में ही नहीं आती, वो कैटेगरी ही अलग है। जैसे एक बड़ा ना इलास्टिक मटेरियल, एक बड़ा प्लास्टिक मटेरियल, रबर इलास्टिक मटेरियल की कैटेगरी ही नहीं है। उसने शुरू से ही हुक्स लॉ नहीं फॉलो करना भाई, इलास्टिक मटेरियल कम से कम शुरू में इलास्टिक लिमिट से पहले पहले, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने से पहले पहले तो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, ये पहले भी नहीं करती। रबर, रबर के जो मटेरियल हैं इनकी कैटेगरी अलग है बेटा, इनको क्या बोला जाता है, इलास्टोमर्स बोला जाता है, अलग कैटेगरी का मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल्स की कैटेगरी में हम इनको डालते ही नहीं है, रबर को। ओके, ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इसमें अगर मैं इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाऊं, तो ये ऐसे आएगा, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा फैलते हैं, स्ट्रेस कम दोगे, स्ट्रेन एकदम ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो समझ रहे हो, इनमें शुरू में से प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, होती नहीं है। तो कभी ऐसा ग्राफ मिले स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो मतलब किसके लिए है, रबर जैसे मटेरियल के लिए, इनको इलास्टोमर्स कहते हैं। इरेजर, रबर की बेटा अलग अलग कैटेगरी है, इरेजर है तो रबर ही है, ठीक है। इलास्टोमर्स में ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, जिस जो इलास्टिक मटेरियल्स नहीं होते, जिसकी इलास्टिक बनती है, जो ज्यादा स्ट्रेच वगैरह हो रहे हैं। रबर, रबर मतलब जो इरेजर वाली रबर है तो वो रबर, लेकिन वो मतलब कि पूरी तरह से इलास्टोमर्स में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो और चीज है, वो खींच नहीं रही, उसके अंदर के मॉलिक्यूल को जिस तरीके से सेट किए हैं वहीं की वहीं क्या हो जाती है, टूट जाती है, वो खींचती नहीं है। रबर, इरेजर वाली रबर नहीं खींचेगी। रबर का मतलब यहाँ पे रबर मटेरियल के नाम की बात चल रही है, ठीक है। हम आमतौर पर रबड़ का मतलब ही समझते, मटान वाली रबड़ ये मटान वाली रबर नहीं, ये रबर मटेरियल जो है, सब कुछ बहुत चीज है रबर के, बहुत कुछ बनता है, टायर बनेंगे, अब टायर भी ज्यादा खींचता नहीं है, टायर जिस टाइप का टायर होगा, तो हम जो खींच जाते हैं इलास्टिक मटेरियल जो है, ठीक है जी। ओके, अब ये बताओ, क्या तुम्हें 2 या 3 क्लासेस लग गई अपनी, अब पहले तो ये बताओ फॉलो कर लोगे, जिस तरीके से मैं कराना चाह रहा हूँ चीजों को फॉलो कर लोगे। आपकी 2 क्लासेस लग गई, आपकी कितनी लग गई, 3 लग गई। अब मैंने फोकस किस पे किया, न्यूमेरिकल से ज्यादा किस पे फोकस किया, पहले 2-3 दिन थ्योरी पे किया, हम थ्योरी पे ही रखेंगे फोकस, न्यूमेरिकल तो करनी है, उसके बिना तो वैसे ही नहीं काम चलेगा। लेकिन सीधे ही आते ही तुम्हें पहले दिन असाइनमेंट दे दूं और कहूं कि आप न्यूमेरिकल निकालने शुरू करो, फिर मुझे बीच में सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 2-3 दिन लगा लिया। अब न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है बेटा, नॉर्मल क्लासेस में हम क्या करते थे कि क्लास में डाउट्स बहुत लाते थे, अब उससे हमारा प्रोसेस ना रुक जाएगा। आपने क्या करना है, आपस में भी ना, जैसे आपको असाइनमेंट मिल गई, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको किस चीज की कमी रहती है, टाइम की कमी रहती है कि भी हमें 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरे पास जो टाइम है मैं तो उसके हिसाब से क्लासेस लगाऊंगा। आप क्या कर सकते हो, आपस में ना ग्रुपिंग कर लो, जब आपस में ग्रुपिंग कर लो, आधा घंटा पहले आ जाओ, आधा घंटा अगर फ्री है तो बाद में रुक जाओ। तो कुछ डाउट, कुछ चीजें तो आपस में क्या कर लो, डिस्कस करो, उससे भी बड़ा फायदा होगा। और जो कॉमन डाउट्स हैं वो मेरे को दे दो, फिर जो कॉमन डाउट हुआ करेगा वो मैं यहाँ पे टेकअप कर लिया करूंगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, तो मैं कॉमन डाउट ही टेकअप करूंगा। अगर जैसे पिछली बार की तरह या नॉर्मल क्लास में एक एक बच्चे के 4-4 डाउट्स हैं, तो कुल मिला के हमारे पास तो यहाँ पे अगर सबके अलग अलग हो गए तो 12 डाउट्स हो जाएंगे। 12 डाउट्स में क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस
रुक जाएगा, हम टॉपिक नहीं कवर अप कर पाएंगे ज्यादा। तो इस चीज को आप फॉलो करो कि आप अपने ना ग्रुपिंग कर कर जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बनती हो, जैसे वो 2 बॉयज हैं, अपनी 2 बॉयज की ट्यूनिंग बन जाएगी, तो कॉमन डाउट्स मेरे पास लेकर आओ। उससे क्या हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा। हमारा मतलब आप ही का टाइम है ना, ये तो आप ही का टाइम है, मेरा टाइम कीमती नहीं है, तुम्हारा टाइम कीमती है ना। आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएं कि नहीं हो जाएं, उससे देखो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपके सारे +1 के टॉपिक 2 महीने में कवर हो जाएं या ना हो जाएं, इन दोनों चीजों से आपको क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं तो उतना ही टाइम डिवोट करूंगा, आपने भी उतना ही करना है। आपने अब उस टाइम को सेव करना है कि भी क्लास का जो 1 सवा 1 घंटे का टाइम है उसको आपने सेव करना है। वो सेव करने की तुम्हारी जिम्मेवारी। मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम इधर उधर की बातों में, मैं तो आपसे ही काम पे लग जाऊंगा, इधर उधर की चपलियां नहीं मारेंगे, ठीक है। आप तो काम ही करेंगे, बट उस टाइम को आपने क्या करना है, सेव करना है। पहले से सेव करके लाओ। जैसे आप दोनों की अगर मान लो लेट ठीक ट्यूनिंग बन जाती है, तो जब क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने असाइनमेंट दे दिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में डिस्कस कर लो। हमेशा का रूल बना लो कि 15 मिनट पहले आ जाना है जी, या 20 मिनट पहले आ जाना है। आपस में क्या कर लेनी है, डिस्कस कर लो। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर डाउट्स में कराऊंगा। यहाँ पहले कुछ करा दिया करूंगा और डाउट में कौन से कराऊंगा, सिलेक्टेड वाले कराऊंगा, ठीक है। तो यू हैव टू सेव योर ओन टाइम बेटा। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं शुरू के, चलो स्टार्टिंग में देता हूँ। असाइनमेंट आपके पास आ चुकी है, हार्ड कॉपी भी आपको दे देंगे। अभी आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है, हार्ड कॉपी भी दे देंगे। तो ये सेक्शन से है बेटा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस। इसमें ना जो आपको असाइनमेंट दिया इसके 2-3 सेक्शन है। पहले में यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन है मेनली, ठीक है। उसके बाद बल्क मॉडुलस के होंगे, उसके बाद शेयर मॉडुलस के होंगे, ऐसे करके आएंगे। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन में करवा देता हूं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आराम से, पहले क्वेश्चन है ठंडे दिमाग से। कौन से फार्मूले लगेंगे, यंग्स मॉडुलस वाले फार्मूले लगेंगे। यंग्स मॉडुलस का बहुत फार्मूले हैं, लेकिन हम एक फार्मूला याद करके चलें, उससे बनते जाएंगे अपने आप। क्या फार्मूला है इसका, बेसिकली F/A डेल्टा L/L, यही है ना। यही देखते हैं अब ये लगता है कि नहीं लगता, इसी टाइप के लगेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायमीटर ऑफ ए ब्रास रॉड इज 4 mm। डायमीटर कितना दे दिया, 4 mm। यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है 9 × 10⁻10। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द वायर बाय 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। निकालना क्या है बेटा, फोर्स। क्या दिया उसने, डेल्टा L/L इंटू 100 इक्वल टू 0.1 दिया। अब देखो आपको समझना है कि दे क्या दिया। उसने स्ट्रेन नहीं बोला, उसने डेल्टा L नहीं बोला, उसने परसेंटेज दे दी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 भी करना पड़ता है कि नहीं। तो उसने परसेंटेज दी है, जब भी परसेंटेज दी हो तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा L/L इक्वल टू 0.1/100, यानी डेल्टा L/L इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 10⁻³ के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी जवाब दो, सही है। अब ध्यान से सुनना, बार बार इतने 3 स्टेप क्यों करोगे। वो कभी कभी डेल्टा L सीधा देगा, कभी कभी स्ट्रेन देगा डेल्टा L/L, लेकिन कभी कभी परसेंटेज भी देगा। अगर उसने परसेंटेज 1% दी हुई है तो मतलब स्ट्रेन कितनी दी हुई है, 1/100। अगर उसने परसेंटेज 0.1% दी है तो मतलब स्ट्रेन कितनी दी है, 0.1/100। 100 से डिवाइड कर देना सीधा। ये 2 स्टेप करने की आपको उस वक्त जरूरत नहीं है, बोलो समझ गए। तो उसने स्ट्रेन मुझे दे दी है, राइट। निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, ओके। और क्या दे रखा है उसने, डायमीटर। मेरे फार्मूले में क्या है, ए है। अब फार्मूला मैंने ए से रटा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चंस में ज्यादातर रेडियस देगा, ज्यादातर डायमीटर देगा, एरिया तो कभी कभी देगा। वायर का रेडियस डायमीटर ज्यादा देगा। तो डायमीटर के लिए मुझे पहले क्या निकालना था बेटा, रेडियस निकालना था। रेडियस 2 mm हो गया, जल्दी बोलो समझ गए। एरिया भी निकाल ही लेते हैं, एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर पाई की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्योंकि ये चीजें छोटी मोटी सी हैं, लेकिन कई बार इग्नोर हो जाती है कि आपने यूनिट ही नहीं सेट की। यूनिट सेट करनी पड़ेगी, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो समझ गए कि नहीं। निकालना क्या है, एफ निकालना है। अब देखो एफ किसके इक्वल आ रहा है, वाई ए, वाई इंटू ए। साथ में क्या आ रहा है,
डेल्टा एल बाय एल, जवाब दो सही है, बन गया फार्मूला। क्या तुम डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लोगे? कर ही लोगे, दे रखी है। एरिया निकाल ही लिया है, नहीं निकालना तो यहां पे भी सीधा पाई आर स्क्वायर पुट करके हो ही जाता। बोलो समझ रहे हो क्या बेटा? डेल्टा एल बाय एल 10 की पावर -3, वो तो परसेंट 0.1 तो क्या थी, परसेंटेज थी ना बेटा, तभी तो मैंने निकाली ना वो तो डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल की बाय एल की जगह 10 की पावर -3, ए की जगह यहां से जो भी निकल रहा होगा वाई की जगह क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा। सॉल्व करना आपका काम है, असाइनमेंट आपके पास आ चुका। राइट है जी, छोड़ो जी। तो वो मुझे ना बस एक स्टार्टिंग देनी है, स्टार्टिंग देनी थी कि ऐसे करके आएगा, जो नई चीज होगी बता दूंगा। चलो छोड़ दूं, आगे बढ़ चलूं, आगे बढ़ गई। अगला क्वेश्चन, स्टील वायर is suspended vertically from a rigid support when loaded with a weight in air. It expands by LA, and when weight is immersed completely in water, the extension is reduced to LW. Then relative density of the material of the weight is okay. जब हवा में है तो it expands by LA, ये मैं करवा देता हूं। एक कंसेप्ट होता है बेटा relative density, पता है relative density क्या होती है? बोलो। या डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसको 4 डिग्री सेल्सियस ना भी बोले तो उसको सीधा बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ध्यान से सुनना, एक फार्मूला बता रहा हूं। उसने रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोला, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसको ना निकालने का एक तरीका है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट, एक मटेरियल है उसकी क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो ये छोटी क्लास में 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों को अगर लैब वैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो उनकी क्लास में 9th क्लास के सिलेबस में क्या है, एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि पॉइंट फोर्स का कंसेप्ट 9th क्लास में आ जाता है। तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या किया जाता है कि एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, उस स्प्रिंग बैलेंस में पहले क्या करेगा, इस वेट को भी हैंग कर दो और इसका वेट नोट कर लो। वेट नोट कर लिया, वो गया W इन एयर, समझ गए, वो क्या आ गया, वेट इन एयर आ गया। फिर एक कंटेनर में क्या लिया, पानी लिया, और इस मटेरियल को उस स्प्रिंग बैलेंस समेत इस पानी में क्या कर दिया, डुबो दिया। अब तुम बताओ, पानी में डुबोने से वेट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? किसी भी चीज को पानी में डुबो दो तो वेट कम हो जाएगा ऑब्जेक्ट का कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर क्या लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है, तो वेट कम हो जाएगा, मतलब हल्का फील होगा ना। तो स्प्रिंग बैलेंस को भी हल्का फील होगा, वो वेट कम शो कर देगा। तो क्या मेजर कर लिया, वेट इन वाटर मेजर कर लिया। बोलो समझ गए? ठीक है, और इसको सॉल्व कर कर एक फार्मूला ड्राइव किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी W इन एयर डिवाइडेड बाय WA माइनस WW। समझ गए कि नहीं? ये क्या चीज है जल्दी बताओ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, ये क्या चीज है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, और ये क्या चीज है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ये रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला नोट करो पहले तो, W A अपॉन W माइनस WW। मैं इसको खैर ऐसे याद रखता हूं, W अपॉन W माइनस W डैश, एक ही बात है। ये हो गया वेट इन एयर, ये हो गया वेट इन वाटर। वाटर लेना है, कोई और लिक्विड नहीं लेना, वाटर ही लेना। बोलो समझ गए, फार्मूला नोट कर लिया? ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास कह रहा है कि स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर। इसको मिटा दो ना, ये तो नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में। ओके, तो स्टील वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट व्हेन लोडेड विद अ वेट इन एयर, इट एक्सपेंड्स बाय LA। पहले जब एयर में थी तो चेंज इन लेंथ कितना आया, LA आ गया। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू LA। तो मेरे पास y इक्वल टू क्या है बेटा, F बाय A, डेल्टा L बाय LA। डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय AY आ जाएगा। डेल्टा L कितना आया पहले, LA। समझ गए, कितना फोर्स फील किया उसने, WA। समझ गए, वायर के
स्टिल लटका रखा है ना वो, तो उसने कितना वेट फील किया, डब्ल्यू ए फील किया होगा, बोलो समझ गए, क्योंकि जो वायर है उसके नीचे अभी ये हवा में है ना, तो इस पे कितनी टेंशन आ गई, डब्ल्यू ए आ गई, बोलो सही है, बोल दे गुरशरण, ठीक है, ओके। यहां क्या आ गया, ये ओरिजिनल लेंथ है वो तो उतनी है, नीचे एरिया वही है और मटेरियल वही है, बोलो समझ चुके हो, ठीक है जी। तो ये एल ए है। सेकंड केस में क्या आ गया, एल बी, सॉरी एल बी नहीं, एल इन वाटर, ये डेल्टा एल है, इसकी जगह चेंज इन लेंथ इन वाटर आ गया, एफ की जगह क्या आ जाएगा, वेट इन वाटर आ जाएगा, एल वही रहेगा, ए वही रहेगा, वाई रहेगा, समझ गए, क्लियर है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, क्या चाहिए बेटा, रिलेटिव डेंसिटी, और अभी अभी मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू ए माइनस, सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, बोलो समझ चुके हो कि नहीं। अब यहां से डब्ल्यू ए की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करो फिर जल्दी से। डब्ल्यू ए की जब तुमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी यहां पर, तो क्या आ गया, एल ए इंटू वाई बाय एल आ गया, जल्दी बता दो, एल ए इंटू वाई डिवाइडेड बाय एल, जवाब दे दो, ठीक है। नीचे देखो क्या आएगा, एल ए वाई बाय एल माइनस एल डब्ल्यू ए वाई बाय एल आ जाएगा, जवाब दो सही है। एल ए वाई बाय एल, कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, ए वाई बाय एल इसके पास भी है, ए वाई बाय एल इसके पास, ए वाई बाय एल इसके पास है, कॉमन आके कट जाएगा, दिख रहा है, क्या बन जाएगा, एल ए डिवाइडेड बाय एल ए माइनस एल डब्ल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। असल में ये क्या है, चेंज इन लेंथ इन एयर, चेंज इन लेंथ इन एयर, चेंज इन लेंथ इन वाटर। मैं डायरेक्ट भी तुम्हें फार्मूला याद करवा सकता हूं, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया, जहां पे छोड़ना होता है मैं छोड़ रहा हूं कि यार अपने आप सॉल्व कर लोगे ना, जहां बताना हो रहा है फिर मैं पूरा बता रहा हूं, ठीक है। आगे से ये डायरेक्ट याद हो, दो फार्मूले रटवा दिए मैंने तुम्हें, पहला कौन सा, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला। अगर ये इन टर्म्स ऑफ चेंज इन लेंथ आ जाए, चेंज इन लेंथ, तो ऊपर क्या आएगा, चेंज इन लेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इन एयर माइनस चेंज इन लेंथ इन वाटर, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है जी। तो यहां ये नहीं है कि मैं तुम्हें बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां तो ये है कि मैं बस तुम्हें थोड़ी सी स्टार्टिंग करवा रहा हूं, क्वेश्चन करने तुम्हारा काम है, समझो बात, क्वेश्चन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम था कि एक पैटर्न पे जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है उस टाइम का ध्यान रखते हुए कि हमने इतने टाइम में चीजों को कवर अप करना है, कि कितना मैं तुम्हें करा दूं कि हमारा काम चल जाए और हम कुछ मतलब अटेम्प्ट भी कर पाए एग्जाम में। तो मेरा काम ये था कि पैटर्न डेवलप करना, अब प्रैक्टिस और मेहनत करना वो तुम्हारा काम है। क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा, अगेन क्वेश्चन किस तरीके के सेट करके मैं तुम्हें दूंगा, कितने दूंगा, वो मेरा काम है। अब उसको जल्दी निपटा दोगे तो उसमें अब और बढ़ाने हैं कि और कम करने हैं, वो आप लोग जितना करोगे उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना है। तो मैं आपका गाइड हूं बस, कि मैंने आपको गाइड करना है कि भी ये रास्ता फॉलो करना है, रास्ता दिखाना है तुम्हें, ठीक है जी। करना तुम्हें अपने आप पड़ेगा, ज्यादा मेहनत कर जाओगे, ज्यादा कर सकोगे तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाऊंगा, अगर इतना ही रखोगे तो उतना रखेंगे, अगर इससे भी कम करोगे तो फिर फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बेसिक जितने की जरूरी है उतने उतने दे रहा हूं, उससे कम करेंगे फिर फायदा ही कोई नहीं। तो मतलब आपको मतलब अब तुम्हारी बारी है सारी की सारी, जहां पे नई चीजें आएंगी मैं नई चीजें सिखाऊंगा, जैसे यहां पर ही आएगा तो ये आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, मान लो ये कह रहा है आपका कि टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, राइट है, देयर यंग्स मॉडुलस आर y1 y2, दो वायर ऐसे, द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस विल बी, अकेले अकेले का यंग्स मॉडुलस कितने, y1 और y2 इकट्ठे अगर लटका रखा है तो ओवरऑल इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे लग रखी हैं, पैरेलल में लग रखी,
ठीक है, दोनों आपस में क्या लग रखी है, पैरेलल में लग रखी है। पैरेलल में लगने का दोनों की जो चेंज इन लेंथ आएगी ना वो रहेगी सेम। ठीक है, फोर्स दोनों ने जो फील करना है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर वायर ऐसे लग जाए ना एक के बाद एक, तो ये सीरीज में, इसमें यहां से बंदा वेट लटकाएगा उसके। अगर वायर का खुद का वेट नहीं है, मतलब इट इज मासलेस, तो हर जगह टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट में दोनों में फोर्स क्या रखना है हमने, सेम रख। लेंथ दोनों की अलग अलग आएगी। इसमें डेल्टा एल कुछ और चेंज हो सकता है, इसमें भी कुछ और चेंज हो, बोलो समझ गए। इसमें डेल्टा एल सेम लेना है, ध्यान रखना, बस सीरीज पैरेलल का ध्यान रख लो। और अगर सीरीज में लगी है तो डेल्टा एल डिफरेंट होगा, डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू। और वाई वन वाई टू सॉरी फोर्स क्या रहेगा, सेम। यहां पर दोनों ने इकट्ठे मूव करना है नीचे को, तो डेल्टा एल दोनों का क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। बोलो समझ गए कि नहीं। तो बनाते हैं। ओवरऑल इक्विवेलेंट क्या चाहिए मुझे, यंग्स मॉडुलस चाहिए। अगर मैं फर्स्ट वायर के बारे में लिखूं तो बेटा वाई वन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ F1 by two wires of equal length and cross section area suspended as shown in figure. Their Young's modulus of Y1 Y2. The equivalent Young's modulus will be okay. Y1 is equal to F1 के नीचे क्या आएगा हमारे पास, A आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा L बाय L आएगा। तुम्हारे पास इसका आंसर है Y क्या बेटा, A होगा इसका, Y1 प्लस Y2। मुझे लग रहा है कि ये होगा। आंसर मिलाना जरा लास्ट में देखना, आंसर देखो, मुझे लग रहा है ये होगा। Y2 इक्वल टू Y इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई। Y1 इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन ही है ना, एफ एल बाय ए वन बाय यंग्स मॉडल। यंग्स मॉडल चाहिए ना मुझे। y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू एफ एल बाय ए टू वाई। ठीक है, डायरेक्ट बताता हूँ। ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। वो दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज। ठीक है, अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो फोर्स कांस्टेंट है ना बेटा, वो क्या रहेगा, K1 प्लस K2। ठीक है, अगर ये पैरेलल में लगे, अगर सीरीज में लगे हैं तो इनका जो फोर्स कांस्टेंट कितना होना चाहिए था, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। ये किसके लिए, उल्टा है, मतलब जो आपने रजिस्टर में पढ़ते हो ना, सीरीज पैरेलल उसका उल्टा है। के किसके इक्वल होता है, K1 प्लस K2, और इसका के किसके इक्वल होगा, 1/K1 प्लस 1/K2। याद रख लोगे, दो वायर सीरीज में लगी हुई हैं तो उनका के निकालना है, तो ये आएगा के है, के वाई नहीं के, अभी के बता रहा हूं। के क्या था आपका, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो मैंने निकलवाया था। ये चीज क्लियर हो गई। अब के का फार्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। वाई ए डिवाइडेड बाय एल होता है कि नहीं होता। ठीक है, इस वक्त दोनों कंबाइन कर दी तो मुझे फार्मूला क्या यूज करना है, के इज इक्वल टू K1 प्लस K2 यूज करना है। बोलो समझ गए कि नहीं, क्या यूज करना है, K1 प्लस K2। ध्यान से सुनना। तो दोनों का जो इक्वलेंट के है, इक्वलेंट के, वो क्या आएगा, Y1 A बाय L प्लस Y2 A बाय L। कर रहे हैं क्वेश्चन, एंड होते होते समझ में लगेगा, बाकी बातें छोड़ो। ये बताओ, ये क्लियर है। अगर सीरीज में होगे तो के कैसे जोड़ना है, 1/K कर। और अगर पैरेलल में होगा तो के कैसे जोड़ना है, सीधे, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सीधे जोड़ दिया। समझ लग गया, ओके। अब यहां पे एक पंगा है, जब ये इक्विवेलेंट हो गए ना बेटा, इक्विवेलेंट, तो इसका जो एरिया है, अब मैंने इसकी जगह क्या लिखूंगा, मटेरियल वही है, वाई रहेगा। यहां पे क्या आना चाहिए, ए, और यहां पे क्या आना चाहिए, एल। इट शुड बी इक्वल टू Y1 A बाय एल प्लस Y2 A बाय एल। यहां तक पता लगा किसी को,
कि नहीं बेटा? ये इक्वलेंट के है, इक्वल टू K1 प्लस K2 था। ये पहले का के, ये दूसरे का के, क्लियर है? इक्वलेंट के दोनों मिल गई जब, उसका ओवरऑल के, मटेरियल वही है, वाई यूज करूंगा, दोनों की लेंथ मिल गए, क्या रहेगी? एल ही रहेगी। लेकिन एरिया मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2a लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का इक्वलेंट है, अब दोनों जुड़ गई, तो एरिया क्या लेना पड़ेगा? डबल लेना पड़ेगा। बोलो समझ गए कि नहीं? यहां पे डबल ले लिया, यहां y1 a बाय एल प्लस y2 a बाय एल ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब यहां से ये जो इक्वलेंट के है, ये 2 नीचे चले जाएगा, इसलिए वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं? इसलिए इसके नीचे क्या आया? 2 आ गया। अदरवाइज तो आप यही दे ही रहे थे आंसर कि वो क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि K1 प्लस K2 है तो y1 प्लस y2 हो जाना चाहिए। लेकिन इसका एरिया भी क्या है? डबल हो गया, इसलिए फिर जो इक्वलेंट y बनेगा बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। बोलो समझ गए कि नहीं? डन हो जाएगा, क्लियर है? ओके। अब ये बताओ बेटा, आपकी असाइनमेंट है, अभी हार्ड कॉपी नहीं है, पीडीएफ से कर लोगे क्वेश्चन? कर लोगे पीडीएफ से? फोन को जूम करके जैसे भी है कंप्यूटर पे खोल के इसको कर लेना। फर्स्ट सेक्शन में इसके 23 क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड सेक्शन में भी कुछ है। मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि क्लास अब आपकी लगनी है ट्यूसडे को, ठीक है? ट्यूसडे आपकी क्लास लगनी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपने इसमें कम से कम भी 40 के करीब, 40-50 के करीब क्वेश्चन अपनी तरफ से क्या करके आने हैं, ट्राई करके। बोलो कर सकते हो? कर सकते हो? थोड़ा रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे कुछ है ना। कितने कर सकते हो ये बताओ? एक गैप है ना, कल का दिन गैप भी है। 40 क्वेश्चन ट्राई करो मेरी तरफ से। कितने क्वेश्चन करने? अब देखो, जेई नीट के बारे में सोचते हो तो इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे ना। फर्स्ट सेक्शन जो यंग्स मॉडलर्स के 23 क्वेश्चन है, वो तो करने ही करने हैं। अगला सेक्शन भी कंप्लीट करना, मतलब 35-40 के करीब क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है जी? तो बाकी हम करेंगे परसों करें, ठीक है ना? बाकी करते हैं डे आफ्टर टुमारो। अभी के लिए इतना ही बहुत है।